नमस्कार। शरारतें तो हम बहुत सुनते हैं, जानते हैं और कई बार हम सब कुछ शरारत कर भी बैठते हैं। आपने भी कई बार शरारत किया होगा, लेकिन ऐसी ही एक अनोखी कहानी आज मेरे पास आई और शरारतों की ये दास्तान और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये बहुत ही छोटी कहानी है कि एक बार 14-15 बुजुर्गों ने मिल कर के ये प्लानिंग किया कि आज किसी अच्छे रेस्तरां में दोपहर का खाना खाने के लिए जाना चाहिए। तो कहा हाँ भाई ठीक है, चलिए। तो देखिए, आमतौर पर क्या था ना कि बुजुर्ग शरारत नहीं करते हैं। आज ये उसी से जुड़ी हुई ये कहानी है कि रेस्तरां में जब खाना खाने के लिए हो गए तो सबने खाना खाया, खूब खाया, और अंत में जब खाना खाया हो गया तो एक बुजुर्ग उठे और काउंटर पर गए कि भैया कितना पैसा हुआ बता दो, पैसे देना है। तो उनका कहना था कि दूसरे बुजुर्ग भी चले गए, नहीं पैसे मैं दूंगा। तीसरे चले गए, पैसे मैं दूंगा। सबने कहा कि पैसे मैं दूंगा, और इस दरमियान वे सभी आपस में उलझ पड़े। तो अंत में काउंटरमैन उठकर सामने आए, कहा भैया आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, कोई एक पैसा दो। मैनेजर आया तो बोला सब मिला करके दे दो। नहीं नहीं, पैसे मैं दूंगा। तो अंत में एक फैसला हुआ कि यहाँ से एक साथ सब लोग दौड़ेंगे और दौड़ कर वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से लौट करके आना है, और जो पहले आएगा दौड़ करके वही पैसा देगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा ठीक है, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम सब जाओ दौड़ कर आओ। तो बाकी लोगों ने कहा कि मैं जाऊँ और तुम यहाँ बैठो, तो हम लोग जाएंगे तब तक तुम पैसे दे दोगे, तो फैसला कैसे होगा। तब रास्ता मैनेजर ने निकाला कि नहीं नहीं, आप भी जाइए, आप सभी दौड़ करके आइए और मैं आप लोगों का यहाँ हिसाब रखूँगा। मैं यहाँ आपका इंतज़ार करूँगा और आप लोगों का जो न्याय होगा, कौन पहले आता है, ये मैं देखूँगा। सब इस बात पे सहमत हो गए। तो मैनेजर ने गिनती की, रेडी 1 2 3, सारे बुजुर्ग दौड़ गए। अब लौट कर आना है सबको, और मैनेजर वहाँ इंतज़ार कर रहा है। लेकिन आज 3-4 दिन हो चुके हैं, मैनेजर उनका इंतज़ार ही कर रहा है। वो दौड़ कर अभी तक पहले कोई आया नहीं है। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी। कहने का भाव ये है कि शरारत ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, मगर ऐसी शरारतें, ऐसी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ शिक्षाएं भी देती हैं, और इनसे शिक्षा लेना हमारा कर्तव्य है। आशा है कि आप सभी लोग इसके भाव को समझ गए होंगे। हमें बताइएगा ज़रूर कि इसका भाव क्या है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहरहाल अब हम अपने आगे के विषय की ओर चलेंगे, और हमारा आज का विषय है फॉर्मल डिडक्टिव सिस्टम, आकारिक निगमन तंत्र। ये निगमन तर्कशास्त्र का एक विषय है, जिसमें कहते हैं कि जब किसी अन्वेषक को किसी विषय का ज्ञान होता है, तब वह किसी ऐसे तत्व की रचना करता है जो उसे व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हो। और जब किसी ऐसे आकारिक तंत्र की रचना हो जाती है, तब प्रश्न ये होता है कि जिन तथ्यों को व्यक्त करना है, उन्हें तर्क वाक्यों में निरूपित करने के लिए वह तंत्र पर्याप्त है अथवा पर्याप्त नहीं है। यदि पर्याप्त है तो उस विषय के संबंध में उस तंत्र को स्पष्टता की दृष्टि से पूर्ण कहा जाएगा। और स्पष्टता की दृष्टि से किसी भी तंत्र को पूर्ण तब माना जाता है जब अपरिभाषित पदों का ऐसा अर्थ किया जाए कि उस विषय के प्रत्येक तर्क वाक्य उस तंत्र के फार्मूला के रूप में व्यक्त हो सके, और तब हमारा विज्ञान एक आकारिक निगमन तंत्र का रूप लेता है। अब ऐसे जो आकारिक निगमनात्मक तंत्र हैं, उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, और उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हर निगमनात्मक तंत्र में कुछ आधार तत्व को
बिना सिद्ध किए हुए मान लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ आधार तत्व होते हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उनको मान लिया जाता है। दूसरी विशेषता है कि तार्किक नजरिए से किसी भी निगमनात्मक तंत्र को एक बृहत तथा जटिल युक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस युक्ति के आधार वाक्य उस तंत्र के आधार तत्व हैं और इसका जो निष्कर्ष है वो उन सभी तर्क वाक्यों या प्रमेयों का संयोजन है जिन्हें निगमित किया जाता है। तीसरा कि ये एक निगमनात्मक तंत्र में प्रमेय को घोषित आधार तत्वों में परिशुद्ध रूप से निगमित करना अनिवार्य है। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस परिशुद्धता को, जो निगमनात्मक तंत्र की जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट, शुद्ध रिजल्ट है, इस परिशुद्धता को प्रमाणित करने के लिए, उसके शुद्धता को वेरीफाइड करने के लिए परिचित शब्दों के स्थान पर कुछ मनमाने प्रतीक रखे जाते हैं। हम मान लेते हैं उन प्रतीकों को, पी क्यू आर, जैसे राजा एक अमीर है, इसको हम पी मान लेते, तो हम पी लिखते हैं। कुछ मनमाना, कुछ एक सिंबल रखा जाता है। और पहले इस तंत्र के कुछ मूल या अपरिभाषित पदों को प्रतीकों से इंगित करते हैं। उन सारे पदों को हम प्रतीक के रूप में इंगित करते हैं और इन प्रतीकों के सहयोग से हम अन्य सारे पदों को परिभाषित करते हैं। ऐसा करने पर निगमनात्मक तंत्र पूर्णतया आकारिक बन जाता है। अब ऐसे आकारिक निगमनात्मक तंत्र की विशेषताओं को हमने देखा, तो इनके कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण गुण भी हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि एक आकारिक निगमनात्मक तंत्र का निर्माण, उसमें प्रयुक्त प्रतीकों की एक विशेष व्याख्या या अर्थ निर्णय को ध्यान में रख कर किया जाता है, ताकि उसके द्वारा किसी सुनिश्चित विषय वस्तु के बारे में समस्त अर्जित ज्ञान को व्यक्त किया जा सके। दूसरा गुण इसका यह है कि किसी भी तंत्र में संगति का होना आवश्यक है। यदि उनके भिन्न फार्मूला व्याघातक हों, उनके अलग अलग जो नियम हैं, जो फार्मूले हैं उसके, जो वो सब यदि व्याघातक हों, एक दूसरे के विरोधी हों, तो उस तंत्र को असंगत माना जाता है। अब संगत तंत्र वो है जिसमें कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो उसे और उसके व्याघातक दोनों को साध्य के रूप में प्रमाणित करे। कोई भी फार्मूला दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, दो विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसे संगति का पोस्ट मापदंड कहा जाता है, जिसे अमेरिकी तर्कशास्त्री E.L. पोस्ट ने प्रतिपादित किया था। ये जो सिस्टम है इसको E.L. पोस्ट ने बनाया था, इसलिए इसे पोस्ट मापदंड कहा जाता है कि दो विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर किसी भी निगमनात्मक तंत्र के स्वयं सिद्ध सिद्धांत जो है वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। यदि किसी ऐसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत को माना जाए जिसमें कोई व्याघात न हो तो कोई आपत्ति नहीं होगी, व्याघात नहीं रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन यदि वह सिद्धांत स्वतंत्र नहीं हो और किसी अन्य तर्क वाक्य से निगमित हो सकता है तो उसे मानकर क्यों चला जाए? क्या जरूरत है उसको मानकर चलने की? उसे निगमित ही क्यों नहीं कर लिया जाए? अतः निगमनात्मक तंत्र के स्वयं सिद्ध सिद्धांत स्वतंत्र होते हैं। फिर निगमनात्मक तंत्र को पूर्ण तब माना जाता है जब उसके सभी फार्मूला प्रमाणित हों। जिस विषय वस्तु के लिए हम निगमनात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, उस विषय वस्तु से संबंधित समस्त तर्क वाक्यों को उस तंत्र के प्रमेय के रूप में सत्य सिद्ध कर सकते हैं। यदि हमारा तंत्र पूर्ण है, यदि हमारा तंत्र पूर्ण होगा तो हम सारे तर्क वाक्यों को उस तंत्र के प्रमेय के रूप में हम उसको सत्य सिद्ध कर सकते हैं, ट्रूथ प्रूफ कर सकते हैं। फिर किसी भी निगमनात्मक तंत्र में, किसी भी डिडक्टिव सिस्टम में निग्रह का होना आवश्यक है, रिगर का होना आवश्यक है। पुनः किसी निगमनात्मक तंत्र के साध्यों को तार्किक रूप में प्रमाणित करना आवश्यक है। तर्कशास्त्र के निगमनात्मक तंत्र की रचना आवश्यक है। ऐसे निगमनात्मक तंत्र का वस्तु विषय स्वयं निगमन होगा और इस निगमनात्मक तंत्र को सिंबल से, प्रतीक के माध्यम से कैसे व्यक्त करते हैं और उसको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं,
हम आगे कभी उदाहरण के द्वारा इसको समझने की चेष्टा करेंगे।